नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक। इसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे। मैं यहाँ उसे दूसरे रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इस रूप में कि मैं ये मान करके चलता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये प्री के लिए कम महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए ज़्यादा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि प्री के लिए कम महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्री के आधार पर इसकी तैयारी नहीं करेंगे। मैं दोनों को मिला करके आपको आपके सामने अपनी बात रखूँगा। हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, टॉप पर कौन सा देश है? टॉप पर है फिनलैंड। 8 साल से लगातार फिनलैंड टॉप पर बना हुआ है। जो फिनलैंड है ये उधर का जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है उसका एक देश है। और आप पाएंगे कि इस तरीके के कहीं कभी भी इंडेक्स आते हैं, खुशी से संबंधित इंडेक्स, करप्शन कहाँ कम है उससे संबंधित इंडेक्स, कहाँ गरीबी कम है उससे संबंधित इंडेक्स, तो उसमें इस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम ही आते हैं। कम से कम फर्स्ट 5 में तो ये लगभग लगभग बने रहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन से हैं। जैसे फिनलैंड है, स्वीडन का नाम आपने सुना होगा, डेनमार्क का सुना होगा, नॉर्वे का आपने सुना होगा, ये सब के सब, आइसलैंड भी इसमें है। और ये सब बहुत छोटे छोटे देश हैं, एकदम छोटे छोटे से देश हैं, ये टॉप पर आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि छोटे छोटे देश हैं, जिसे मान लीजिए 1 करोड़ की आबादी है, 75 लाख की आबादी है, उसकी तुलना आप की जा रही है कि भारत के 140 करोड़ के आबादी वाले देश की हैप्पीनेस। ये मैं आपको मेंस के हिसाब से कुछ तर्क दे रहा हूँ, तो ये कितना जस्टिफाई है? ये सोचने की बात है कि फिर जब इस तरीके के इंडेक्स तैयार किए जा रहे हैं तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सच में इस तरह की तुलना या इसके आधार पर इंडेक्स तैयार करना तार्किक रूप से सही है या व्यवहारिक रूप से सही है? खैर चलिए, ये मुख्य परीक्षा के लिए एक पॉइंट हो गया। भारत का इस बार स्थान जो रहा है वो 118वां रहा है। और अच्छी खबर ये है कि पिछले साल हम 126वें स्थान पर थे, इस बार हम 118वें स्थान पर हैं, यानी कि हमारी स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है। इसको भी लेकर के आप एक प्रश्न बना सकते हैं। लेकिन जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो फिर आपको एक फैक्ट की जानकारी और होनी चाहिए, और वह यह है कि कुछ ही साल पहले सन 2022 में हम 52वें स्थान पर थे। पहले हम 52वें स्थान पर थे और अब हम 118वें स्थान पर हैं। पिछले साल हम 126वें स्थान पर थे। तो क्या सच में ये जश्न मनाने की बात हो सकती है, खुशी मनाने की बात हो सकती है? चलिए, हमारा देश चाहे जो भी है, जैसा भी है, जिस नंबर पर ही है, लेकिन जब कुछ और दूसरी तरह की बातें पढ़ने को मिलती हैं तो आप अचानक से चौंक जाते हैं। जैसे कि इज़राइल इज़राइल 8वें स्थान पर है, जो इतने लंबे समय से हमास के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। केवल ऐसा नहीं कि इज़राइल ही हमास के ऊपर ड्रोन से हमले कर रहा है, मिसाइल्स दाग रहा है, हमास भी इस पे दाग रहा है। लोग डरे हुए होंगे, खौफ में होंगे, जो सप्लाई चेन है वो खत्म हो चुकी है, लगातार संघर्ष जारी है। इसके बाद भी वहाँ के लोग इतने खुश हैं कि 8वें स्थान पर हैं। ये भी सोचने की बात है। चलिए, इसको किनारे कर देते हैं। पाकिस्तान की स्थिति हमसे काफ़ी बेहतर है, वो 109वें स्थान पर है। वह पाकिस्तान जहाँ राजनीतिक अस्थिरता है। देखिए, मैं राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध और शांति इन सब की बात मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, क्योंकि ये पैमाने हैं हैप्पीनेस इंडेक्स को तैयार करने के। पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, अस्थिरता बनी हुई है, भयानक गरीबी के दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, खाने के सामान की दिक्कत हो गई है। सच पूछिए तो अभी वहाँ जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, आतंकवादियों के द्वारा बनाई गई हैं, लोग भी एक अलग तरीके के खौफ में हैं। वो हमसे बेहतर स्थिति में है। क्या हमारे देश में ऐसा कुछ हो रहा है? जो मैंने अभी कुछ उदाहरण दिए हैं, मैक्सिको फर्स्ट 10 में है, जो एक प्रकार से गरीब देश। चलिए, गरीबी अमीरी की बात हम नहीं करते हैं,
लेकिन वह देश कोई बहुत ज़्यादा स्थिर देश नहीं है, और अमेरिका तो लगातार उसके बारे में कुछ ना कुछ विरोधी बयान देता ही रहता है। और जब से ट्रंप साहब आए हैं तब से तो मैक्सिको बिल्कुल डरा हुआ है, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो प्रवासी लोग रह रहे हैं गैर वैधानिक तरीके से, मैक्सिको के लोग हैं, वो वहाँ से निकाले जा रहे हैं। ट्रम्प साहब मैक्सिको और अमेरिका के बीच दीवार खड़ी कर रहे थे, जो बीच में बंद हो गया था, फिर से वो खड़ी कर देंगे। इसके बाद भी मैक्सिको के लोग बहुत खुश हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो तरीका है बनाने का, क्या वह सही है? आपको इसी आधार पर विचार करना है। जी हाँ, मैं आपको विचार करने के लिए कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, कुछ तथ्य दे रहा हूँ। एक राइटर हुए हैं रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग वर्ल्ड फेमस नाम है, शायद आपने नाम सुना भी होगा। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जो अक्सर कोट भी की जाती है, उद्धृत की जाती है। ये बात उन्होंने कहा था, ओह, इन ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर बिटवीन शैल मीट। यानी कि जो पूर्व है वो पूर्व है, और जो पश्चिम है वो पश्चिम है, और ये दोनों कहीं भी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों में मुलाकात हो जाएगी। यानी कि न तो ईस्ट वेस्ट बन सकता है, न वेस्ट ईस्ट बन सकता है। यानी कि दोनों में गजब की भिन्नता है, और ये भिन्नता बनी रहेगी, ये वो कह रहे हैं, और वो गलत नहीं कह रहे हैं। दुर्भाग्य हमारा ये है कि आप देखिए कि इस तरह की जितने भी इंडेक्स तैयार किए जाते हैं, चाहे वो पॉवर्टी को लेकर के हो, चाहे वो कुपोषण को लेकर के हो, चाहे वो हैप्पीनेस को लेकर के हो, किसी को भी लेकर के हो, ये सारे के सारे यूरोपीय देशों के द्वारा तैयार किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली यूरोपीय देशों के द्वारा, या पता लगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, या और दूसरी संस्थाओं के द्वारा। और ये जो संस्थाएं हैं, इन पे जो दबदबा है यूरोपीय देशों का है और अमेरिका का है। अमेरिका वेस्ट है। जब ईस्ट ईस्ट है और वेस्ट वेस्ट है, तो वेस्ट के द्वारा तैयार किए गए जो पैमाने हैं वो ईस्ट पर लागू कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर कि हमें इसे स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जो बातें बताई जाती हैं, ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया के लिए तैयार की जा रही हैं, और पूरी दुनिया को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर सन 2011 में यूएन की जनरल असेंबली ने, महासभा ने एक रेजोल्यूशन पारित किया हैप्पीनेस इंडेक्स को लेकर के। वो जो रेजोल्यूशन था उसका शीर्षक क्या था? देखिए, 2 वर्ड्स, अ होलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक अप्रोच, हॉलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो विकास है, विकास के एक संपूर्ण परिभाषा क्या हो सकती है? यानी कि केवल आर्थिक विकास ही केवल आर्थिक विकास है, उसमें दूसरी भी बातें शामिल की जानी चाहिए। और नो डाउट कि इसमें जो बातें शामिल की जाती हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में, उसमें लगभग लगभग 14 मापदंड हैं उसके। जैसे इकोनॉमी कैसी है, वहाँ आपस में जो लोग बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन जो स्किल हैं और सुविधाएं हैं वो कैसी हैं, एजुकेशन कैसा है, हेल्थ कैसा है, इमोशनली लोग कितने स्ट्रांग हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, लोगों को किस तरीके से भोजन मिल पाता है, उनके पास घर है कि नहीं है, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, लोग कितने नैतिक हैं, रिलीजन के बारे में क्या सोचते हैं, कितने वो धर्म को मानने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन क्या है, वहाँ की सामाजिक स्थितियाँ क्या है, लोगों के पास काम है या नहीं है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है। इन सब को लेकर के ये हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए काफ़ी कुछ आप कवर कर लेते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि इसके बारे में जो मार्क्स दिए जाते हैं लोगों से पूछ करके दिए जाते हैं कि आप बता दो, ये भर दो फॉर्म, आप बता दो, तो कुछ भी फॉर्म भर देंगे। और आपके पास स्टैटिस्टिक्स का बेस कितना बड़ा है? छोटा सा बेस है, और उसके आधार पर आप पूरी दुनिया के बारे में अपना जजमेंट दे देते हैं। दोस्तों, भूटान एक छोटा सा देश है, उसने पहली बार इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, हैप्पीनेस इंडेक्स के खिलाफ, जीडीपी के खिलाफ ये सबसे ऊंची आवाज़ थी। बोले नहीं, हम आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो सिस्टम है उसे नहीं मानते, जो रियल जीडीपी है वह है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH। और उसमें उन्होंने 4 तत्व दिए, 4 पैमाने दिए: गुड गवर्नेंस,
सुशासन, सस्टेनेबल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि केवल इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि सोशल डेवलपमेंट भी आपका सस्टेनेबल होना चाहिए, जो लंबे समय तक टिक सके। इसके बाद इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, आप प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन केवल इन्वायरमेंट ही नहीं बल्कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर, संस्कृति भी। इन चारों के आधार पे आपको वहाँ का जीडीपी निकालिए, जिसे उन्होंने नाम दिया GNH। दोस्तों मुझे लगता है कि जो हमारे एशिया के देश हैं, क्यों नहीं वो अपना इस तरीके का इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। पैरेलल एक इंडेक्स होना चाहिए। दोस्तों ये जो मैंने अभी आपसे बातें की हैं, ये बातें मुख्य परीक्षा की दृष्टि से हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अपनी अपनी ओर से छोटे छोटे कुछ प्रश्न बनाएं, और आपको जो भी समझ में ना आया हो कमेंट करके हमसे पूछ लें, और इस तरीके से आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी भी होगी और आपके अंदर एनालिसिस करने की क्षमता भी आएगी। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद आपका।